नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, विमी विश्लेषण के अनुप्रयोगों के बारे में। जैसा कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप बता चुका हूं आपको कि डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट हम लोग के आ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने मेजरमेंट्स और डायमेंशन एनालिसिस की छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझी, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एप्लीकेशन किए भी हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन जो वहाँ पर बच गए थे, आज उन एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स को आज के सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के अंत में जो है हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस और उनकी कुछ सीमाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा आज का एप्लीकेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विमी विधि की सहायता से किसी भी समीकरण के मध्य संबंध स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए इसको समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसको वहां से आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास में F है, फोर्स F है, वो पार्टिकल के मास m और पार्टिकल के एक्सेलरेशन a के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। तो सपोज हमारे पास में अगर कोई फोर्स F है और वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, पार्टिकल के मास m के ऊपर। इसकी पावर लिख लेते हैं m की पावर x, और वही फोर्स जो है वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, कि पावर y। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कि फोर्स F जो है वो पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड है, निर्भर करता है, यानी कि प्रोपोर्शनल है, और F जो है वो उसके एक्सेलरेशन, पार्टिकल के एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन हमको भी निर्भरता ये नहीं पता है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि ये निर्भर करता भी है कि नहीं करता। ये तो सिर्फ कभी हमने एजम्पशंस माना, एक एजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि निर्भर करता है, लेकिन हमको अभी x और y की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, इसकी पावर्स नहीं पता है। तो ये निर्भरता किस तरीके से है ये अभी हम नहीं जानते हैं, इसको हम लोग निकालेंगे तब पता चलेगा। तो हमें निकालनी यहाँ पर है x और y की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, और जैसे ही x और y की वैल्यू मिलेंगी तो हमको डिपेंडेंसी पता चल जाएगी, निर्भरता पता चल जाएगी कि समीकरण में कौन सी चीज किसके ऊपर किस तरीके से निर्भर है। सपोज अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है, s की वैल्यू पावर 1 आती है, तो हम कहेंगे कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल के मास के, अनुपाती है मास की, सीधा सीधा निर्भर करता है उसके ऊपर। अगर x की वैल्यू यहाँ पर -1 आती है तो ये 1/m हो जाएगा, तब हम कहेंगे f इसके ऊपर डिपेंड तो है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यतक्रम में है, यानी अगर m बढ़ेगा तो f घटेगा और m घटेगा तो f बढ़ेगा, जो भी होगा उल्टा, उनके बीच में संबंध उल्टा है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 आती है, यानी कि m की पावर x यानी कि 0, m की पावर 0, तो वहां पर m खत्म हो जाएगा, तब हम यहां पे कहेंगे कि फोर्स F जो है वो पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, निर्भर ही नहीं करता है। यानी हमको जो x की वैल्यूज हैं उसके थ्रू पता चलेगा कि इसकी डिपेंडेंसी क्या है, और ये x की वैल्यूज, y के वैल्यूज हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम लोग करते क्या है, यहां पर इन दोनों को क्लब करके लिख लें, एक साथ लिख लें इसको। तो F is proportional to m की पावर x and a की पावर y। यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, अनुपातीय चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ में कांस्टेंट ले लेंगे, वो कांस्टेंट होगा k। तो f इक्वल टू k m की पावर x and a की पावर y। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग को यहाँ पर करना क्या है कि दोनों तरफ यहाँ पे हमको डायमेंशन पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड, जितनी भी क्वांटिटीज के डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, जैसे डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे तो F की डायमेंशन आपको पता ही है, ML-T-2 इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट K है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जितने भी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, अनुपातीय नियतांक हैं, डायमेंशन एनालिसिस उनकी जो है वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता है, और उसकी कोई डायमेंशन होती भी नहीं है, इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं होगी। ये इसको हम यहाँ पे के को छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास में m की डायमेंशन जो होती है वो कैपिटल M होती है, पावर x, और ये एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन होती है LT-2 एंड पावर y। यहां पर हम लोग जो है
अंदर इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m की पावर x, l की पावर y एंड t की पावर -2y। यहां पर हम इसको क्लब करके लिख लें, एक साथ सबको लिख लें MLT को, तो m की पावर x, l की पावर y एंड t की पावर -2y। और इस तरफ आपके पास में था MLT-2। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इक्वेशन के बोथ साइड जो है यहां पर सेम बेस देखेंगे। अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी। तो m बेस सेम है, m सेम है तो पावर इक्वल होंगी, l यहां बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वल, यानी अगर बेस सेम होगा तो पावर इक्वल होंगी। तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि पावर्स को जो है वो यहां पर कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर द पावर्स ऑन द बोथ साइड। तो m की पावर x और m की पावर 1, यानी कि x की वैल्यू है 1, एक वैल्यू आपको यहां पर x की मिल गई। l की पावर y एंड l की पावर 1, यानी कि y इक्वल टू 1, t की पावर -2y यानी कि -2y, और यहां पर t की पावर है -2 यानी कि -2, यहां से y आपको मिल जाएगा 1, यानी y की वैल्यू दोनों तरह से 1 आ गई आपके पास में। दोनों वैल्यू मिल गई, s की वैल्यू s इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो आपको मिल जाएगा f इक्वल टू k m की पावर x, s की वैल्यू 1 है, एंड a y की पावर y, और y की वैल्यू भी आपके पास में 1 है, यानी f इक्वल टू k m a। एक्सपेरिमेंटली यानी प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि k की वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो आपको मिल जाएगा f इक्वल टू m a, जो कि फोर्स का फार्मूला है। और आप देख रहे हैं कि फोर्स किस तरीके से डिपेंड कर रहा है मास m पर और एक्सेलरेशन a पर। तो विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस हम लोगों ने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया फोर्स का। चलिए अब एग्जाम्पल पे और चलते हैं। नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन आपको। आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप को हमको ड्राइव करना है, प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। विमी विधि के द्वारा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को सिद्ध करना है। जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी अगर डिपेंड करती है पार्टिकल के मास, उसकी पावर हम लोग मान लें a, और वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल के ऊपर डिपेंड करती है, c के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी जो है वो m के ऊपर यानी मास के ऊपर और वेलोसिटी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमको यहाँ पर मास एनर्जी रिलेशनशिप प्रूफ करनी है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जैसा इससे पहले अपनाते आ रहे हैं। आप उसको समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे k एंड m की पावर a एंड c की पावर b। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। हमको दोनों तरफ जो है डायमेंशन रखनी है, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। डायमेंशन यहाँ पुट करते हैं। एनर्जी की डायमेंशन जो होती है वो होती है m L2 एंड t-2। यहाँ अगर आपको डायमेंशन याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, नहीं तो डायमेंशन हम एनर्जी की निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर m L2 t-2 के कांस्टेंट है, डायमेंशन इसकी होगी नहीं, इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं। m मास है और मास की डायमेंशन होती है m की पावर a, एंड c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो डायमेंशन वही होगी जो वेलोसिटी की होती है, चाल की होती है, LT-1 की पावर b। m L2 t-2 इक्वल टू m की पावर a, सारी पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, l की पावर b एंड t की पावर -b। MLT फॉर्म में सबको साथ में लिख लेंगे, एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर -b। इस तरफ आपके पास में था m L2 एंड t-2।
2। अब दोनों तरफ की जो है पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। m की पावर a, m की पावर 1 यानी a इक्वल टू 1, a की वैल्यू पता चल गई। l की पावर b, l की पावर 2 यानी l की पावर b, l की पावर 2 यानी b इक्वल टू 2। इसको भी निकालेंगे। t का मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू आएगी नहीं, आप देख लें सेम आती है। तो t की पावर माइनस b, t की पावर माइनस 2 यानी कि b इक्वल टू 2। तो एक ही चीज़ है दोनों, किसी को भी ले लें आप यहाँ पे। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिलेगी e इक्वल टू k m की पावर a और a की वैल्यू आई हमारे पास में 1 एंड c की पावर b और b की वैल्यू हमारे पास में आई 2। यानी आपको मिला e इक्वल टू k m c स्क्वायर। और प्रयोगों द्वारा ये पता है कि k की वैल्यू होती है 1। डायमेंशन एनालिसिस की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, लिमिटेशन है इसका कि ये किसी भी प्रोपोजिट कंटेंट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता है, ये हमको एक्सपेरिमेंट द्वारा ही प्राप्त होगी। तो k इक्वल टू 1 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर e इक्वल टू m c स्क्वायर। यही आपका आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप है जो कि हम लोगों ने ड्राइव कर दी विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में कोई एक ड्रॉप है जिसके सरफेस टेंशन के कारण जो है हमको उसकी टाइम पीरियड निकालना है और वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है आपकी जो लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर, आपके ड्रॉप की रेडियस के ऊपर और साथ में सरफेस टेंशन के ऊपर। तो हमको यहाँ पर टाइम पीरियड का जो है फॉर्मूला निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो टाइम पीरियड टी है वो डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल है आपके लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी के ऊपर पावर a। साथ में वो उस ड्रॉप की रेडियस, जो बूंद है उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि r की पावर b। और साथ में जो आपका सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है जो लिक्विड का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसको हम यहाँ पर S से दिखाते हैं सरफेस टेंशन को, की पावर C। यहाँ पर हम प्रपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर नितांक ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे K, D की पावर A, R की पावर B एंड S की पावर C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसे कंसीडर कर लिया। सेम प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पर भी। आपको दोनों तरफ डायमेंशन यहाँ पे पुट करनी होगी। टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशन होती है टी, लेकिन हम लोग कंपेयरिंग के लिए यहाँ पे लिख लेंगे एमएलटी के फॉर्म में m0 s0 एंड t इक्वल टू k। कांस्टेंट है, डायमेंशन इसकी होगी नहीं। d यहाँ पर है डेंसिटी, इसकी डायमेंशन अगर आपको याद है लिख दीजिए, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम की पावर a। r यहाँ पर रेडियस है जो कि लेंथ के फॉर्म में होती है, उसकी डायमेंशन हो जाएगी आपके पास में l की पावर b। सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालनी है, अगर आपको नहीं आते तो लिख लीजिए इसको। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, इसकी पावर हो जाएगी c। अगर डायमेंशन आपको डायरेक्टली याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, अगर नहीं याद है तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन निकल जाता है। m0 l0 एंड t इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास की होती है कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम की होती है L क्यूब की पावर a। ये तो आपके पास में था ही, L की पावर b एंड यहाँ फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस 2 अपॉन लेंथ की होती है l और ब्रैकेट के ऊपर पावर c इक्वल टू, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हैं, ये हो जाएगा m l माइनस 3 की पावर a, l की पावर b एंड ये LCL कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे m t माइनस 2 की पावर c। इस तरफ आपके पास में है m0 l0 एंड t। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है सारी पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर m की पावर a, l की पावर माइनस 3a
L की पावर B एंड M की पावर C एंड T की पावर -2C। इस तरफ आपके पास में था M0, L0 एंड T। इन सबको जो है एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में जुड़ या घट जाएंगी। m की पावर a एंड m की पावर c, यानी ये हो जाएगा m की पावर a प्लस c। l की पावर -3 है, l की पावर b, यानी l की पावर -3a प्लस b एंड t यहाँ पर सिंगल है तो t की पावर -2c। अब ये पूरा MLT के फॉर्म में आ गया। ये करने से हम लोग को कंपेयर करने में काफ़ी सहूलियत होती है, काफ़ी सरल हो जाता है इसको कंपेयर करना पावर्स को। अब हम लोग यहाँ पर पावर्स आपस में कंपेयर कर लेंगे। अगर यहाँ पर बेस सेम है दोनों साइड के तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। बेस m सेम है तो पावर a प्लस सी, यहाँ इसकी वैल्यू 0 है, यानी a प्लस सी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0। a प्लस सी इक्वल टू 0। l की पावर -3a प्लस b और l की पावर 0, यानी -3a प्लस b इक्वल टू 0। t की पावर -2c, t की पावर n, यानी -2c इक्वल टू 1। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा -1/2। एक वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट हो गई। अब ये c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे a प्लस c में तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी a -1/2 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू मिल जाएगी आपको 1/2। हमको a और c की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालनी है b की वैल्यू। तो अगर a की वैल्यू यहां रख देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो -3a की वैल्यू 1/2, यानी -3/2 प्लस b इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 3/2। यहां से हमको a, b, c तीनों वैल्यूज मिल गई। ये तीनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो हमें कैपिटल T की रिलेशनशिप यहां पर मिल जाएगी। तो देखें कैपिटल T इक्वल टू k d की पावर a, और d की पावर a और a की वैल्यू हमको मिली थी 1/2। इसके बाद में है r की पावर b और b की वैल्यू मिली थी हम लोग को 3/2 एंड सरफेस टेंशन a की पावर थी c और c की वैल्यू हमको मिली -1/2। इसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिख लेंगे। t इक्वल टू k, ये आपको मिल जाएगा d r³ अपॉन s की पावर 1/2। t इक्वल टू k d r³ अपॉन s इन अंडर रूट। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया टाइम पीरियड के लिए विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। चलिए अब अच्छा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं सेंटीपिटल फोर्स के ऊपर, अभिकेंद्र बल के ऊपर। यहाँ पर हमको सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए पार्टिकल के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स F लग रहा हो और ये F जो है वो डिपेंड करता है आपके सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस R के ऊपर, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है V के ऊपर, और साथ में जो है पार्टिकल के मास m के ऊपर। अगर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है तो हमको सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो क्वेश्चन के अनुसार आपके पास में जो है f है, सेंटीपिटल फोर्स है, वो डिपेंड कर रहा है आपका पार्टिकल के मास m के ऊपर और पावर लगा दी यहाँ पे हमने b। साथ में आपकी जो रेडियस है r के ऊपर, जो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है r, इसकी पावर b एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v और इसकी पावर c। यहाँ से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे नियतांक ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे k, बाकी रहेगा m की पावर a, r की पावर b एंड v की पावर c। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। सेम प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पर दोनों डायमेंशन यहाँ पे पुट कर देंगे। f की डायमेंशन आपको पता है होती है ml/t-2 इक्वल टू k की डायमेंशन यहाँ पे होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। m की डायमेंशन होगी कैपिटल M की पावर a, r यहाँ पर चूंकि लेंथ है, रेडियस है, इसकी डायमेंशन होगी l की पावर b एंड v यहाँ वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए l t-1 एंड पावर c।
सारी डायमेंशंस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, तो m की पावर a, l की पावर b एंड l की पावर c एंड t की पावर माइनस c, m0 l t माइनस 2, सॉरी ml t माइनस 2। अब इसको MLT फॉर्म में लिख लेंगे, साथ में लिख लेते हैं इसको, m की पावर a, l बेस इक्वल है तो यहां पर जो है आपकी पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, l की पावर b प्लस सी एंड t की पावर माइनस सी। MLT फॉर्म में लिख लिया इसको ताकि कंपेयर करने में इजी हो जाए। MLT माइनस 2 यहां पर आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पे पावर को कंपेयर कर देंगे, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, m की पावर है m की पावर 1 यानी a इक्वल टू 1, a की वैल्यू मिल गई, l की पावर b प्लस सी, l की पावर 1 यानी b प्लस सी इक्वल टू 1, c की पावर t की पावर माइनस सी, t के माइनस 2 यानी कि माइनस सी इक्वल टू माइनस 2 यानी c इक्वल टू 2। ये c की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आपको मिल जाएगा b प्लस 2 इक्वल टू 1, यहाँ से मिल जाएगा आपको b इक्वल टू माइनस 1। यहां पर हमको a, b, c तीनों की वैल्यू मिल गई। ये सारी वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां पे पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा f इक्वल टू k m की पावर a, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 मिल जाएगा, r की पावर b, b की वैल्यू हमारे पास में आई है माइनस 1 एंड v की पावर c, और c की वैल्यू हमको मिली 2, तो यहां मिल गया आपको k m v स्क्वायर अपॉन r f इक्वल टू। प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंटली जो है k की वैल्यू आपको 1 होती है तो यहां मिल जाएगा आपको f इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव हो गया विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस क्वेश्चन के अनुसार अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर कर लें, मान लें, तो हमको मास, टाइम एंड लेंथ की वैल्यू निकालनी है इनके फॉर्म में जिनको हमने माना है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। इसके अनुसार ये कह रहा है कि हमको मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग मास की वैल्यू निकालते हैं। मास m इज प्रोपोर्शनल टू, मान लेते हैं कि मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने कंसिडर करी हैं उनके प्रोपोर्शनल है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमारे पास में है c, h एंड कैपिटल G, इन पे डिपेंड करेगा। और पावर हम मान लें इसकी पावर x, पावर y एंड पावर z। यहां पर हम क्या करेंगे, बस वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो इससे पहले किया था। m इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट k ले लेंगे, k c की पावर x, h की पावर y एंड कैपिटल G की पावर z। दोनों तरफ यहां पे हम डायमेंशन लिख लेते हैं। इसकी डायमेंशन होगी, m की डायमेंशन होती है m, लेकिन MLT फॉर्म में लिख लेते हैं तो m L0 एंड T0 इक्वल टू k। k की डायमेंशन यहाँ पर होगी नहीं, इसको हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में c। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी होगी LT माइनस 1 की पावर x। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m L2 T माइनस 1 की पावर y, और कैपिटल G की डायमेंशन होती है m माइनस 1 L3 एंड T माइनस 2 की पावर z। यहाँ पर पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिलेगा l की पावर x, t की पावर माइनस x, m की पावर अंदर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m की पावर y, l की पावर 2y एंड t की पावर माइनस y, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें m की पावर माइनस z, t की पावर 3z एंड l की पावर 3z एंड t की पावर माइनस 2z, m0, ml एंड t0, l0 एंड t0। हम लोग इसको जो है एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पे हैं
तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर बेस सेम होंगे तो पावर जो है वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगी, ये तो आपको पता ही है। L L L x 2y 3z, यानी L की पावर x प्लस 2y प्लस 3z, m की पावर y एंड माइनस z, तो y माइनस z, एंड t की पावर माइनस x माइनस y एंड माइनस 2z, माइनस x माइनस y एंड माइनस 2z। इस तरफ तो आपके पास में था ही m L0 एंड T0। यहाँ पर सब पावर्स को, अगल बगल की पावर्स को, दोनों तरफ की पावर्स को यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो आप देख लीजिए, m की पावर y माइनस z, m की पावर 1, यानी आपको मिलेगा यहाँ पर y माइनस z। इसको इक्वेशन y माइनस z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, L की पावर 0 और L की पावर x प्लस 2y प्लस 3z, यानी x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, इक्वल टू 0। t की पावर माइनस x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू, यहाँ पर t की पावर 0 है, यानी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ये तीन इक्वेशंस हमको यहाँ पर मिल गई। अब ये तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और x y z की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो आप कर ही लोगे, बहुत छोटी सी चीज़ है यहाँ पर। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, तो इनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी हमको x y z की, तो x इक्वल टू मिलेगा हमको 1/2, y इक्वल टू मिलेगा हमको 1/2 एंड z इक्वल टू मिलेगा हमको -1/2। ये x y z के वैल्यूज इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में हम यहाँ पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है, इसमें पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी m की। तो m इक्वल टू k c की पावर x, और x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/2, h की पावर y और y की वैल्यू हमारे पास में है 1/2 एंड z की पावर -1/2 और g की पावर माइनस z और माइनस g की पावर z, और z की वैल्यू है -1/2। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर m इक्वल टू k c h अपॉन g। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगी पावर 1/2, या कह सकते हैं कि m इक्वल टू k c h अपॉन कैपिटल G इन अंडर रूट। प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू 1 आती है, इसलिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर m इक्वल टू k की वैल्यू 1 हो गई, सी एच अपॉन कैपिटल G इन अंडर रूट। इस तरीके से आपको यहाँ पर मास की वैल्यू मिल गई फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने मानी थी सी एच एंड जी के टर्म्स में, उनके पदों में। चलिए अब लेंथ की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड हमारे पास में है लेंथ, यानी कि लंबाई। मास की निकाली लेंथ L, जैसे पहले किया था अभी इसमें सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लेंथ L जो है वो डिपेंड करेगी जो हम लोगों ने क्वांटिटीज मानी थी, यानी कि C के ऊपर, प्लैंक कांस्टेंट H के ऊपर एंड कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के ऊपर। तो C की पावर X, H की पावर Y एंड कैपिटल G की पावर Z। L प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ले लेंगे, इसका 2K, C की पावर X, H की पावर Y एंड कैपिटल G की पावर Z। दोनों तरफ यहाँ पर हम डायमेंशन पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर M0, L एंड T0। MLT के फॉर्म में लेंथ की डायमेंशन लिख ली। K की डायमेंशन होती नहीं है, C की डायमेंशन होती है LT-1 की पावर X। प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन होती है M L2 एंड T-1 की पावर Y, और कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है M-1 L3 एंड T-2। डायमेंशंस यहाँ पर याद होना बहुत ज़रूरी है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए। सेम प्रोसीजर वहीं यहाँ पे वही करेंगे, M0 L एंड T0 इक्वल टू, सारी यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। L की पावर X, T की पावर -X, M की पावर Y, L की पावर 2Y एंड T की पावर
y एंड इसकी पावर यहाँ पर z है, तो m की पावर -z, l की पावर 3z एंड t की पावर -2z। m0 l एंड t 0 इक्वल टू, सबको एक ब्रैकेट में यहाँ पर रख लेते हैं, तो l की पावर x, l की पावर 2y, l की पावर 3z, यानी l की पावर x प्लस 2y प्लस 3z, m की पावर y माइनस z एंड t की पावर -x माइनस y एंड -2z। जो इससे पहले मास वाले में किया था सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर चेंजमेंट हो रहा है, बाकी सारा सिस्टम सेम चल रहा है। यहाँ पे है सारी जो पावर्स आप देख लें पहले वाले में सब पूरी यहाँ पर सेम आई हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं पावर्स का। यहाँ पर अगर बेस इक्वल है तो पावर उसकी जो है आपस में इक्वल हो जाएंगी। बेस m y माइनस जेड ये 0, यानी y माइनस जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, l की पावर दिस एंड l की पावर 1, यानी कि इस पावर इक्वल टू 1, यानी x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, एंड t की पावर दिस एंड t की पावर 0, यानी दिस इक्वल टू 0, माइनस x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब इन इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमको यहाँ पर x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, तो s की वैल्यू हमको मिलेगी -3/2, y की वैल्यू मिलेगी हमको 1/2 एंड z की वैल्यू मिलेगी 1/2। ये तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करना होगा, उससे ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। ये सारी वैल्यूज s, y, z की हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमें मिल जाएगा l इक्वल टू k c की पावर x यानी 3/2, h की पावर y यानी 1/2, सॉरी ये -3/2 1/2 एंड कैपिटल G की पावर z, और z है 1/2। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो l इक्वल टू हो जाएगा आपका k h g अपॉन c क्यूब की पावर 1/2, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं l इक्वल टू k h g अपॉन c क्यूब इन अंडर रूट। एक्सपेरिमेंटली जो है k की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ मिल जाएगा आपको l इक्वल टू h g अपॉन c क्यूब इन अंडर रूट। इस तरीके से हमको यहाँ पर लेंथ की वैल्यू मिल गई इन क्वांटिटीज के फॉर्म में। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड t के लिए भी निकाल लेते हैं। थर्ड है t इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर x, h की पावर y एंड कैपिटल G की पावर z। t इक्वल टू k c की पावर x, h की पावर y एंड कैपिटल G की पावर z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, जैसे अभी हम लोगों ने m और l के लिए निकाला, तो सेम प्रोसीजर वही चलेगा। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करने के बाद में MLT फॉर्म में लिख देते हैं इसको। m0 l0 एंड t इक्वल टू l x प्लस 2y प्लस 3z। सेम वही है, इससे पहले जो मैंने किया था बिल्कुल वही आता है, सेम फिगर है यहाँ पर। एंड m की पावर y माइनस जेड एंड t की पावर -x माइनस y माइनस 2z। यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को। m की पावर दिस, m की पावर 0, दैट इज y माइनस जेड इक्वल टू 0। l की पावर दिस, l की पावर 0, यानी दिस इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 एंड t की पावर दिस एंड t की पावर 1, दैट इज x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इन तीन इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू जो मिलेगी हमको वो होगी s इक्वल टू -5/2, y इक्वल टू 1/2
एंड z इजकल टू 1/2। ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा t इजकल टू k c की पावर x दैट इज -5/2, h की पावर y की वैल्यू 1/2 एंड कैपिटल G की पावर z एंड z की पावर 1/2, z की वैल्यू 1/2। दैट इज आपको यहां पर मिल जाएगा t इजकल टू k g h अपॉन c की पावर 5 की पावर 1/2। दैट इज t इजकल टू k g h अपॉन c की पावर 5 इन अंडर रूट। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू होती है 1, दैट इज t इजकल टू मिल जाएगा आपको k g h अपॉन c की पावर 5 इन अंडर रूट। इस तरीके से टाइम पीरियड भी जो है वो c h और g के फॉर्म में जो है आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिंपल पेंडुलम के ऊपर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, जल्दी से करते हैं इसको। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वो डिपेंड कर रहा है आपका पेंडुलम की मास के ऊपर, थ्रेड की लेंथ के ऊपर, जो धागे की लंबाई है उस एल के ऊपर, और साथ ही साथ आपके अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है और हमको निकालना है टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टाइम पीरियड t जो है वो प्रोपोर्शनल है आपके m के, यानी कि जो आपका पेंडुलम उसके मास के, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं पावर a। इसके बाद में आपकी जो थ्रेड है, धागे की लंबाई है, उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी l की पावर b, एंड स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर c। t इजकल टू k कांस्टेंट ले लिया, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर दोनों तरह डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे। t की डायमेंशन होती है m0, l0 एंड t इजकल टू k की डायमेंशन होगी नहीं, m यानी मास कैपिटल M डायमेंशन है की पावर a, l लेंथ है, रेडियस है, उसकी पावर जो है वो b, एंड स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी जो डायमेंशन होती है LT-2। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वही एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों ही एक ही चीज है, दोनों ही एक्सेलरेशन है, इसलिए डायमेंशन उनकी होगी LT-2 की पावर c। यहां पर सारी पावर्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m की पावर a, l की पावर b एंड l की पावर c एंड t की पावर -2c। इस तरफ है आपका m0, l0 एंड t। सभी को एक ब्रैकेट में MLT फॉर्म में लिख लेते हैं। तो m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c, दैट इज l की पावर b प्लस c एंड t की पावर -2c। ये एक ही ब्रैकेट में MLT फॉर्म में लिख गया। m0, l0 एंड t इस तरफ है। यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे पावर को कंपेयर कर लेते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे बेस देखना होता है। अगर बेस दोनों तरफ इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर क्या है, बेस की पावर a, यहाँ पे m की पावर a, यहाँ पे m की पावर 0, दैट इज a इजकल टू 0। पहली हमको a की वैल्यू मिल गई एंड b प्लस c इजकल टू 0 एंड t इजकल टू -2c, -2c इजकल टू -2c 1, क्योंकि t की पावर 1। यहां से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको मिलेगी -1/2। ये c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे b प्लस c में, तो आपको मिलेगा b -1/2 इजकल टू 0, दैट इज b इजकल टू 1/2। इस तरीके से हमको a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल गई। ये तीनों की वैल्यू हम यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर t इजकल टू k, m की पावर a और a की वैल्यू हमारे पास में है 0, l की पावर b और b की वैल्यू हमारे पास में है 1/2 एंड g की पावर c और c की वैल्यू है -1/2। तीनों वैल्यू हमको यहां से मिल गई। t इजकल टू k, m की पावर 0 यानी कि 1, l की पावर 1/2 एंड g की पावर -1/2 यानी डेट इज l/b।
g की पावर 1/2 दैट इज t इक्वल टू k l अपॉन g इन अंडर रूट। एक्सपेरिमेंटली जो है k की वैल्यू हमारे पास में जो फाइंड आउट होती है वो होती है 2 पाई। डायमेंशन एनालिसिस की सबसे बड़ी फॉल्ट यही है कि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाता है। ये हमको जो है एक्सपेरिमेंटली जो है यहाँ पे निकालना होगा। तो एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू वैल्यू होती है 2 पाई। k की वैल्यू 2 पाई यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमको मिलेगी t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकल आया विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। वो है विमी विश्लेषण की सहायता से किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, टू करेक्टनेस द फिजिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। और इस चीज के लिए, इस चेकिंग के लिए, इसी करेक्टनेस के लिए हमें यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना होगा, क्योंकि ये उसी के सिद्धांत पे काम करता है, समांगता के सिद्धांत पे काम करता है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं सबके डायमेंशंस वहां पर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशंस में जो हमको दी गई इक्वेशंस है, जिसको हमको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, इसमें हम हर टर्म्स को जो है हम इसके डायमेंशन देखेंगे और देखेंगे अगर सबकी डायमेंशंस बराबर आ रही हैं, सबकी डायमेंशन एक जैसी आ रही हैं सारे टर्म्स की, तो वो इक्वेशन सही है, अन्यथा वो इक्वेशन गलत है। तो चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे होगा ये। सपोज हमारे पास में ये कोई इक्वेशन दी हुई है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस इक्वेशंस को हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है गलत है डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से, उसकी हेल्प से। तो हमें करना क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ हमको डायमेंशन पुट करनी होगी। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिंबल्स क्या है। s यहाँ पर डिस्टेंस है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, t टाइम है, a यहाँ पर एक्सीलरेशन यानी त्वरण है और t यहाँ पर टाइम है। कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर डायमेंशन पुट करते हैं। s डिस्टेंस यानी कि इसकी डायमेंशन होगी l इक्वल टू u वेलोसिटी है l t -1 एंड t इसकी डायमेंशन होती है t प्लस 1/2 a की डायमेंशन होती है, एक्सीलरेशन डायमेंशन होती है lt -2 एंड t की डायमेंशन होती है t और स्क्वायर पहले से लगा हुआ है इसलिए इसका स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ये t -1 कैंसिल होगा, आपको यहाँ मिलेगा खाली l प्लस 1/2। इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा l t -2 t2 ये कैंसिल हो जाएंगे, खाली l बचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हर टर्म की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये है कि ये दी गई इक्वेशन जो है वो सही है, करेक्ट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस के बारे में, उन कुछ खामियों और फॉल्ट के बारे में। विमी विश्लेषण की सहायता से हम हर काम नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां क्या क्या हैं, वो ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली कमी इसकी ये है कि डायमेंशन एनालिसिस किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, यानी कि अनुक्रम अनुपाती नियतांक की वैल्यू नहीं निकाल सकता है। सपोज एक रिलेशन होती है f इज प्रोपोर्शनल टू ma, अभी इससे पहले एग्जाम्पल में आपने किया, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो f इक्वल टू k ma। यहाँ पर k की वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, प्रयोग करना होगा, यानी प्रयोग द्वारा k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी फॉल्ट यही है कि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू जो ये निकाल नहीं सकता है। इसकी दूसरी कमी क्या है, इसकी सेकंड जो है फॉल्ट हम लोग देखते हैं। इसकी दूसरी कमी यहाँ पर यह है कि ऐसी इक्वेशंस जहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं, ऐसे इक्वेशंस को हम डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी रेशियोज हैं ये एक्चुअली होते क्या, ये एंगल होते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास में इक्वेशन लिखी हुई है सपोज y इक्वल टू a sin ओमेगा t, और आपसे कहा जाए कि डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से इस इक्वेशन को ड्राइव करिए, इसको डेरिवेट करिए, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी तो करेंगे y इज प्रोपोर्शनल टू, y डिपेंड करेगा a के ऊपर, ओमेगा के ऊपर एंड t के ऊपर। और यहाँ पर साइन ओमेगा t क्या है, यहाँ पर साइन ओमेगा t जो है वो एक एंगल है, क्योंकि साइन क्या कुछ भी लिखा होगा वो अंत में आपको एंगल ही देगा।
जिसकी वैल्यू जो होती है आप जानते हैं कि 1 से -1 के बीच में लाई करती, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, वो एक एंगल है। और एंगल है, और आप जानते हैं एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है यानी उसकी डायमेंशन है ही नहीं। जब डायमेंशन नहीं है तो आप रखेंगे क्या यहाँ पर, तो आपको वहां पर कहीं पर साइन मिलेगा ही नहीं, कॉस मिलेगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपकी जो है वो ड्राइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे साइन कॉस की वैल्यू ही नहीं आ रही है, वो सब डायमेंशनलेस है। तो इसलिए फार्मूले में कहीं पर भी साइन कॉस आएगा नहीं। वो फार्मूला कुछ इस तरीके से बन करके आएगा, साइन इक्वल टू ए ओमेगा अपॉन टी, इस तरीके से आएगा। तो आप देख रहे हैं कि फार्मूला ये था, निकल कुछ इस तरह से आ रहा है, साइन यहाँ पर कॉस यहाँ पर आएगा नहीं। इसलिए आप इस इक्वेशंस को, ऐसी इक्वेशंस जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करे जाते हों, उन इक्वेशंस को हम जो है डायमेंशनलेस की सहायता से हम ड्राइव नहीं कर सकते। ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी फॉल्ट है, खामी है। अब चलिए देखते हैं इसकी तीसरी जो है फॉल्ट क्या यहां पर है। इसकी थर्ड फॉल्ट यहां पर यह है कि ये किसी भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू को नहीं निकाल सकता है। अगर किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में 4 घातांकी प्रयोग किया गया हो, यानी किसी इक्वेशन में अगर एक्सपोनेंशियल के टर्म में इक्वेशन लिखी हुई हो, तो डायमेंशनलेस की सहायता से आप उस चीज को नहीं निकाल सकते, उसको ड्राइव नहीं कर सकते। सपोज अगर आपके पास में कोई एक लिखी हुई है z इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा z, अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में, कि जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज होती हैं, जितने भी 4 घातांकी होते हैं, वो सब एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, विमाहीन राशियां होते हैं। यानी यहां पर इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसलिए जो है, अब जब इसको आप ड्राइव करेंगे डायमेंशनल के मेथड से, तो आप यही तो लिखेंगे z इज प्रोपोर्शनल टू a अल्फा z। कहीं पर भी आपका जहां पर e नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन ही नहीं होती है। तो आप जो भी इसका आगे इसको ड्राइव करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, z इक्वल टू कुछ इस तरीके से निकल के आएगा a z अपॉन अल्फा। आपका कहीं पर एक्सपोनेंशियल आएगा ही नहीं। इसलिए आप इस तरह की इक्वेशंस जहां पर एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखी हुई हो, उसको यहाँ पर आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। एक चौथी इसकी जो फॉल्ट है वो यहाँ पर ये है कि ऐसी इक्वेशंस जहां पर लॉग लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हो y इक्वल टू a लॉग x अपॉन y, इस तरह की इक्वेशंस को भी जो है ये ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से, क्योंकि लॉग या कुछ भी लिखा हुआ वो भी आपको एक वैल्यू देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चंस भी जो है ड्राइव नहीं हो सकती। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं उन चीज़ों को यहाँ पर ड्राइव नहीं किया जा सकता है। और एक और इसके अंदर जो है फॉल्ट है, सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें प्लस और माइनस उनको सेपरेट किया गया हो, जैसे आप देख लें यहाँ पर इसकी 5वीं जो फॉल्ट है वो क्या है कि जैसे इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास में v इक्वल टू u प्लस a t। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर u और a t के बीच में प्लस आ रहा है, यानी किसी इक्वेशन में अगर प्लस और माइनस से वो इक्वेशन जो है वो सेपरेट हैं, पृथक करी गई हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को, ऐसे समीकरणों को हम डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से जो है ड्राइव नहीं कर सकते। क्योंकि v इक्वल टू u प्लस a t, v इक्वल टू u प्लस ए टी को अगर हम ड्राइव करना चाहें तो हम यही तो लिखेंगे v इज प्रोपोर्शनल टू u a t, और इसकी कुछ ना कुछ पावर लिख लेंगे x y z, और जब इसको ड्राइव करेंगे हम लोग तो कहीं पर भी बीच में प्लस नहीं आएगा, ये सब मल्टीपल में आएंगे। और फार्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से इस तरह की इक्वेशंस को जिनके बीच में प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया हो, पृथक किया गया हो, ऐसे इक्वेशंस को जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस से जो है ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसे इक्वेशन एक और भी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां पर भी देखिए इक्वेशन में बीच में जो है वो प्लस आ गया, तो ये भी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से ड्राइव नहीं की जा सकती। तो ये थी हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस, उनकी सीमाएं, उनकी खामियां, ये इनकी ड्रॉबैक थी कि डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा टॉपिक, जिसको हम लोगों ने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। और इन 3 पार्टों में हम लोगों ने मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिक चीज़ें, उनके एप्लीकेशंस, उनके एग्जाम्पल्स और उनकी लिमिटेशंस, इन सबको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से कवर किया है। और यहाँ से अब आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म होता है। एग्जाम्पल्स बुक में बहुत सारे हैं, उनको आप करते रहिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप प्लीज़ मुझसे जो है आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको ना दे पाए। तो चलिए अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो इस लेक्चर में। थैंक यू।